जरा सोचिए, 30 महीने भी अभी नहीं, 30 दिन भी माफ कीजिएगा नहीं हुए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को, और इस बीच महंगाई इस तरीके से आज आपके घर में घुस बैठी है जैसे कि बाहर निकलने का रास्ता देखने को तैयार नहीं है। रेलवे किराए में जबरदस्त इजाफा जो हुआ है, उसके साथ ही अब एक बात स्पष्ट होती दिखाई दे रही है, सरकार भले इसे एक कड़ा कदम कहने को तैयार है और मानना चाहती है और मनमाना चाहती है कि एक कड़ा कदम है, लेकिन सरकार इसके साथ साथ आपको यह भी जतलाना चाहती है कि आने वाले दिनों में इससे भी और कड़े कदम लिए जाएंगे। महंगाई और बढ़ सकती है, इसके लिए तैयार रहिए। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरे देश भर में सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब से 6 महीने पहले जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार को घेरा करती थी, आज उन्हीं मुद्दों पर यूपीए घटक दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को घेरते नजर आ रहे हैं। सत्ता बदल गई लेकिन मुद्दे वही हैं। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। जिन लोगों ने आम जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता हासिल की है, आम जनता के लिए और मध्यम वर्ग के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। जमाखोरों का खुला समर्थन उनकी पार्टी को मिलता है। फैसला लेने का मादा उनमें है तो उसकी जिम्मेवारी लेना भी सीखना चाहिए। मोदी की जीत ने विरोधियों को पस्त कर दिया था, लेकिन जब महंगाई के मुद्दे पर सरकार कटघरे में आई तो हर किसी ने मानो अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। रेल किराए और भाड़े में भारी इजाफे की वजह से मोदी सरकार को जनता का गुस्सा झेलना पड़ा, और सियासी विरोधियों ने भी मोदी का चौतरफा घेराव कर दिया। कांग्रेस ने पीएम मोदी के अच्छे दिनों पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिन लोगों ने आम जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता हासिल की है, एक एक करके सबकी कलाई खुलती जाएगी। सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि दूसरे दलों ने भी महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर सवालों के तीर दागे। बीएसपी ने सरकार के फैसले को गरीबों और मिडिल क्लास के खिलाफ नाइंसाफी करार दे दी। ये तय है कि महंगाई चौतरफा बढ़ेगी और इसकी मार सबसे ज्यादा गरीबों को पड़ेगी और मध्यम वर्ग के लोगों को पड़ेगी, और ये निश्चित है कि इस तरह से ये करके अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन अब इस देश के लिए बहुत बुरे दिन, और खास तौर से गरीबों के लिए और आम जनता के लिए और मध्यम वर्ग के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। लेफ्ट भी मोदी सरकार पर सियासी दांव खेलने से पीछे नहीं रहा। सीपीआई लीडर अतुल अंजान के मुताबिक महंगाई बढ़ाने के जरिए मोदी सरकार एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने जा रही है। दालों में आग लगी हुई है, 80 रुपए किलो अरहर की दाल बिक रही है। सब्जियां आम आदमी की खरीद, साधारण आदमी की खरीद के बाहर हो गई, और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि राज्यों से कि वो जमाखोरों पर रोक लगाएं। जमाखोरों का खुला समर्थन उनकी पार्टी को मिलता है। सरकार पर आफत के बादल मंडराते दिखे तो मोदी के महारथी भी मैदान में उतरे। बीजेपी नेताओं ने इसे यूपीए सरकार की नीतियों का नतीजा बताते हुए कहा कि मोदी सरकार के कठोर फैसले अच्छे दिनों का आगाज है। निश्चित तौर से नाकामियों के निशान को मिटाने के लिए कामयाबी के कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और कामयाबी के कड़े कदम का असर और प्रभाव आपको जल्द दिखेगा। लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार की इन दलीलों को जिम्मेदारी से बचने का जरिया बताते हुए सरकार को मादा दिखाने की चुनौती दे दी। सरकार को एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर फैसला लेने का मादा उनमें है तो उसकी जिम्मेवारी लेना भी सीखना चाहिए, और अगर फैसले लेने का मादा नहीं है और उसकी जिम्मेवारी से वो कतराते हैं तो उस सब चीज को यूपीए के सिर नहीं मढ़ना चाहिए। मोदी का ये मंत्र भले ही महंगाई से मुक्ति का दावा कर रहा हो, लेकिन पहले से महंगाई की मार झेलती जनता को दी गई इस दवाई का स्वाद फिलहाल तो कड़वा ही लग रहा है। देश की जनता को अच्छे दिनों का वादा कर मोदी सरकार सत्ता में आई है। ऐसे में इस कड़े फैसले के पीछे की मजबूरी और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में देश की जनता को समझा पाना सरकार के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो इस तरीके से हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अगर यूपीए सरकार के दौरान यही स्थिति थी, जबकि महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी सबके सर में या यूं कहें कि नाक में दम करती दिखाई दे रही थी, तो फिर आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? लाख टके का सवाल है। आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस से चंदन यादव जी हमारे साथ हैं, और इनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, शुरुआत में आप ही से करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी
कि किस तरीके से यूपीए सरकार पर निशाना साधा जाए, और ये सबसे बड़ा शायद मुद्दा था जिसके आधार पर चुनाव जीत कर आए। लेकिन जीतने के साथ ही सबसे पहले तो प्याज और आलू महंगा हो गया, 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है, और अब उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से तेल महंगा हो जाएगा, रेलवे किराया ज्यादा बढ़ चुका है। महंगाई की कोई और कसर आपको लगता है कि बाकी है? क्या फर्क है यूपीए सरकार और बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में? बल्कि हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें तो हम ये मान सकते हैं कि एक महीने में आप इन्फ्लेशन तो दूर नहीं कर सकते, महंगाई दूर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम प्याज का और बाकी जिन्स का जो है, जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, उसका जो रेट बढ़ा है वो इवन मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि वो जमाखोरी की वजह से बढ़ा है। क्या एक टफ मैसेज दे के, आपको याद है रफी अहमद किदवई ने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये जितने भी जमाखोर हैं वो होशियार रहें, मेरे पास बेहद ज्यादा अनाज पड़ा हुआ है, जबकि वो झूठ था, एक्चुअली गवर्नमेंट के पास नहीं था। एक मैसेज दिया और अगले दिन से गेहूं के रेट नीचे आ गए। बिल्कुल। तो क्या गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि 4 उन जमाखोरों को पकड़ ले और उनको कह दे कि नहीं साहब इनको ये इनकी सजा के पात्र हैं, उसके बाद आप देखेंगे सारा का सारा बाहर निकल आए। तो जो मैसेज आपको देना है, अगर अरुण जेटली ये कह रहे हैं कि साहब जमाखोरी की वजह से हो रहा है, तो उनके पास उपाय होना चाहिए इसका। बिल्कुल। तो वो नहीं कर पा रहे। उपाय होना तो बहुत दूर की बात है। अगर देखा जाए तो एस्मा लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, उसमें केंद्र सरकार की भूमिका नगण्य होती है। क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को बाध्य कर सकती है? लाख टके का सवाल। लेकिन संवित जी, चलिए हम आप खाद्यान्न पर तो बाद में चर्चा करें, जरा रेल किराए पर बात कर लेते हैं। ऐसी क्या आवश्यकता थी, ऐसा खजाने पर कौन सा चोट लग रहा था कि आप ये नहीं बतलाने को तैयार थे कि इस बढ़े हुए किराए के दर से आप घाटे को कैसे पाटेंगे, उससे सुविधाएं कैसे बेहतर करेंगे? रेल बजट का इंतजार कर लेते, जिस चीज के लिए मोदी जी ने ट्वीट करके पिछले साल मनमोहन सिंह की सरकार पर बहुत सारी बातें कही थी, आज वही चीज खुद कर रहे हैं। नहीं, कुछ टेक्निकल विषय समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो है कि कल जिस प्रकार से खुलासे हुए हैं, और हम सबके सामने आज अरुण जी का वो ब्लॉग भी है और वो चिट्ठी भी हमने पढ़ा जो 5 फरवरी को इसी वर्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रेडी किया, और ये इस पूरे प्रोसीजर को जिसमें हाइक भी शामिल है उसको उन्होंने हामी भरा था कि हाँ बिल्कुल हाइक होना आपको, लेकिन उससे फॉलो करने की क्या जरूरत? नहीं, मैं इसको 1 सेकंड में बता दूं जरा। देखिए, हाइक उन्होंने किया, उसको जो है हाँ किया प्राइम मिनिस्टर ने खुद 11 फरवरी को, उन्होंने डेट भी मुहैया कराया, मुकर्रर करवाया कि 1 मई से सरकार ने उसको लागू नहीं किया ना। लागू उसी दिन, जबकि रेलवे बोर्ड ने, आपको समझना होगा कि रेलवे बोर्ड ने अनाउंस भी कर दिया था, केवल की कोल्ड फीड डेवलप कर लिया था, इसलिए ऑन होल्ड रखा था, केवल उस ऑन होल्ड को रिलीज किया गया है। ऑन होल्ड आपने क्यों किया? इसलिए देखिए, ऑन होल्ड को क्यों, ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना। नहीं, देखिए क्यों किया ये समझने, आज जरा पहले इस पर तय कर लेते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है। ये बता दीजिए कि अगर सब कुछ यूपीए सरकार का किया धरा ही चलना था तो भाई तमाम जनता ने आपको वोट क्यों दिया? नहीं, देखिए, जो कंट्री रन करती है, बजट जो चलता है वो इन कंटिन्यूअम चलता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि जो बजट पिछले वर्ष बनाया हुआ है उसको हम आएंगे और बिल्कुल धराशायी करके एक नए इमारत को खड़ा कर देंगे। जो प्रोविजंस उसमें ले डाउन किए गए हैं, आप देखिए जो इंटरिम बजट, अगर आपकी सरकार की बात करें, प्लानिंग कमीशन 1950 में गठित किया गया था, अभी तक उसको निरस्त नहीं किया गया है, निरस्त नहीं किया आपने, उसके सारे काम छीन लिए। नहीं, धीरे कमीशन का काम छीनने में वक्त नहीं लगा। अजय जी, मैं यही बता रहा हूं, जीओएम्स और जीएम्स को ध्वस्त करने में आपको वक्त नहीं लगा। लेकिन आप जहां किराया बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ना चाहते हैं, टेक्निकल आप यूपीए का सहारा लेते हैं, ये कहां तक सही? 2 विषय पर समझना बहुत आवश्यक है। पहला विषय तो है कि आप देखिए, जो आपने इंटरिम बजट खड़गे साहब ने दिया, इंटरिम बजट रेलवे का दिया था, उसमें उन्होंने 20,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रोविजन रखा हुआ था। खर्चा तो उन्होंने करने के लिए दिखा दिया था कहां कहां खर्चा होना है, पैसा आएगा ऐसा कह के छोड़ दिया था। इंटरिम बजट में स्वाभाविक होता है 20,000 करोड़ रुपए आना है। इंटरिम बजट का मतलब इंटरिम होता है, वो सिर्फ तत्कालिक प्रभाव के लिए होता है। आप बजट लेकर आते हैं और कहते हैं नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। आप देखिए, जो रेलवे बोर्ड था, रेलवे बोर्ड गौड़ा साहब के पास गए थे कि आप हमें या तो सब्सिडी दे दीजिए, 26,000 करोड़ का सब्सिडी जा रहा है, 900 करोड़ रुपए का जो है प्रति माह चंदन जी आपने हो रहा है। नीतियां बनाई कि अब एनडीए सरकार उन नीतियों पर ही चलना चाहती है। भाई आप सरकार में वापस आ जाइए। उन्होंने तो रेलवे को ध्वस्त करने के लिए छोड़ा हुआ था। नाच न जाने आंगन टेढ़, ये वाली बात भारतीय जनता पार्टी पे लागू होती है। सरकार इनको चलाना नहीं आती है। जनता प्रधानमंत्री से वादे और इरादे नहीं, कम किराए की उपेक्षा की थी। और संबित जी, आपने अपनी बात कह ली, मुझे भी कहने का अवसर दीजिए। आप ये भूल जा रहे हैं, आपके अच्छे दिन आ गए हैं। जनता के लिए भले ही बुरे दिन हैं, आप ये समझ लीजिए, आपके अच्छे दिन आ गए हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
आप मत समझिए कि आप अपोजिशन में हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जवाबदेही जनता के बीच दिखाइए। नहीं तो चंदन जी, एक ही बात कहना चाहूंगा, आप लोगों ने लेकिन बहुत बंटाधार कर रखा था ना। प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डिनेंस चेंज करके, भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपने देश का बंटाधार कर रखा था। मैं आंकड़े की बात करूं, आंकड़े अगर कुछ दूं, नहीं आंकड़े तो आपके पूर्व वित्त मंत्री, सुनिए, आपके पूर्व वित्त मंत्री ने तो आंकड़े ऐसे दिए कि 26,000 करोड़ के सरप्लस पर केंद्र सरकार बैठी थी। भाई वो पैसा कहां था जब वित्तीय घाटा आपका 5.5% के ऊपर था। देखिए आंकड़ों की जादूगरी हम सब करना बहुत बेहतर जानते हैं। आपकी सरकार ने भी जबरदस्त किया था, लेकिन मुद्दा यहां पर यह है, मुद्दा यहां पर यह है कि अगर ये किराया बढ़ाने का नोटिस क्या यूपीए सरकार ने जारी किया था, बताइए। आप एक बात बताइए ना कि वो हम डिबेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है ना, हमने तो बहुत डिसीजन लिए हैं। ये अगर ऑर्डिनेंस ला करके अपने कानून बदल करके ऑर्डिनेंस, इसमें ऑर्डिनेंस की क्या आवश्यकता है? टेक्निकलिटी समझिए, इसको ये ऑर्डिनेंस का विषय है ही नहीं। अरे चंदन भाई, 26,000 करोड़ रुपए हम सब्सिडी के रूप में फ्रेट से लेकर पैसेंजर को दे रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए। उसके बाद किसी प्रकार का पैसा आप खजाने में नहीं है। 900 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 30 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। ऑपरेशनल रेशियो 90.8% पे खड़ा है। ऐसे में क्या रेलवे को समाप्त कर दिया जाए या रेलवे को बचाया जाए? आपको इस पे डिबेट करने के लिए जन्मत दिया था और आप जनता को गुमराह करके वोट लिया है और आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता को सपना दिखाया जाए, सपनों को चंदन जी, आप शासक बहस करते हैं। सरकार को चलाना आना चाहिए। आप चंदन जी, एक मिनट, एनके सिंह, आप अपनी जवाब